हेलो एवरीवन, आई एम अंकित शर्मा और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉमर्स शाइनिंग स्टार पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश में एक नई पॉलिसी आई है जिसका नाम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे बिल्कुल डिटेल्स में। मैंने क्या किया है, उसको वन लाइनर फॉर्मेट में किया ताकि आप लोगों को बड़ी आसानी से चीज़ समझ आ जाए और आपके पेपर के लिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, चाहे आप नेट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप बीएड का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप कोई भी ऐसा एग्जाम दे रहे हो जिसमें करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ चीज़ आती हैं, तो उसमें थोड़ा हेल्पफुल हो जाए। तो इस वीडियो में आपको आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर सारे शॉर्ट नोट्स मिलेंगे जो मैंने वन लाइनर में कंप्लीट करने की कोशिश करी है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं आज का ज्ञान ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अगर आपको जो आज वीडियो में आप देख रहे हैं उसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, कॉमर्स शाइनिंग स्टार्स 098 पे। वहाँ इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हमने क्या किया है, इस कॉन्सेप्ट को वन लाइनर में लिखने की कोशिश करिए ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। थोड़ा मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूँ इसके बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे आज। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कितने पार्ट्स में बांटा गया था इसको। उसके बाद कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे इसके बारे में। उसके बाद उसके प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, क्या क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं इंपॉर्टेंट। ठीक, उसके बाद प्रिंसिपल्स पढ़ने के बाद हमारा नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो मैंने बोला था जो 3 पार्ट हैं इसके, उस 3 पार्ट्स में हम बात करेंगे। स्कूल एजुकेशन में क्या क्या चीज़ें आई, हायर एजुकेशन में क्या क्या चीज़ें आई, या फिर अदर्स में क्या क्या चीज़ें आई, ये सब हम पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद हमारा लास्ट में होगा जो टारगेट्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। तो टारगेट्स देखने के बाद हमारी वीडियो पूरी खत्म हो जाएगी। तो ठीक है, ये तो रहा आपका ब्रीफ। अब इसको शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, मैंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 3 इंपॉर्टेंट पार्ट में बांट दिया है। इससे क्या हुआ, हमने एक तरह से इसको कैटेगरी दे दी। पूरी पॉलिसी की हमने कैटेगराइज कर दिया तो उसके अकॉर्डिंग हमें समझना इजी हो जाएगा। कौन कौन से वो 3 पॉइंट्स हैं, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और अदर पॉइंट्स। इन चीज़ों में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। आगे देखते हैं। देखो, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से बोलेंगे, शुरू करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बेसिक में क्या कहता है, जो ये एजुकेशन पॉलिसी आई थी ना, ये एजुकेशन पॉलिसी किस चीज़ पे डिपेंड थी। ये एजुकेशन पॉलिसी डिपेंड थी एक ड्राफ्ट पे, एक कमेटी पे। जो कमेटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। ठीक है, और इसके पीछे जो एम रखा गया है, जिसके बेस पे हमने ये पूरी पॉलिसी बनाई है, वो पॉलिसी का बेस क्या है, वो है बेस्ड ऑन एजेंडा SDG 4। SDG आप जानते हैं ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4। उसके अकॉर्डिंग हमारी जो ये पॉलिसी आई है, गवर्नमेंट ने जो ये पॉलिसी बनाई है, SDG 4 को एजेंडा का ध्यान में रखते हुए बनाई है। क्या कहता है वो पॉइंट, देखिए आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, टू एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि आपकी जो क्वालिटी एजुकेशन है वो इम्प्रूव हो जाए। दूसरा, प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, और साथ साथ हर किसी को लर्निंग का मौका मिले, हर कोई पढ़ाई अच्छे से कर सके, ऐसा मौका सबको देना। ये टारगेट कब तक का है, ये टारगेट है 2030 तक का। ठीक, इस चीज़ के बेस के ऊपर पूरी पॉलिसी है। ये सारे ही पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपके पेपर में इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आगे देखिए और क्या पॉइंट्स है इसके। डू फिल द गैप बिटवीन लर्निंग आउटकम्स एंड रिक्वायरमेंट। देखिए, जो हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं और जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें क्या चाहिए और क्या हमारे पास है, उन दोनों के बीच में जो गैप है, इस गैप को ब्रिज करने के लिए, इस गैप को कवर करने के लिए हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की है गवर्नमेंट ने। अगला क्या है, ये एक फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है जो 21वीं सदी की है। ठीक, 21वीं सदी में पहली एजुकेशन पॉलिसी आई है, क्योंकि इससे पहले आपको पता है पुरानी चल रही थी, है ना। इसका ड्राफ्ट भी आया था 2019 में, आपको पता होगा। उसके अलावा इसका जो एम है वो क्या है, एड्रेस करना जो भी हमारी डेवलपमेंट है एजुकेशन के रिगार्डिंग हमारी कंट्री में। क्लियर। अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है टीचर्स के लिए। देखिए, इसमें क्या बोला है, हर लेवल के टीचर पे ध्यान दिया गया है। तो इन्होंने क्या किया है, हेल्प टू रिस्टेब्लिश टीचर एट ऑल लेवल। टीचर्स को हर लेवल पे देखा गया कि उनकी प्रेजेंट सिचुएशन कैसी है और उनको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। क्लियर। बिल्कुल स्लो करेंगे, थोड़ा सा वीडियो बड़ी बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मेन है आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। ठीक, अगला रिकॉग्नाइज करना है हमें। क्या रिकॉग्नाइज करना है, क्या आइडेंटिफाई करना है, हमारे जो चिल्ड्रन हैं उनकी स्पेशल क्वालिटीज़ को, जो उनके अंदर यूनिक चीज़ है ना, वो उसको हमें ढूंढना है। ठीक, ये इन्होंने फोकस रखा है कि जो भी हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में है उसमें जो भी चिल्ड्रन के अंदर कुछ यूनिक चीज़ हमें मिलती है उसके ऊपर हमें फोकस करना है। क्लियर। अगला पॉइंट क्या है, अगला प्रिंसिपल क्या है, हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑन अचीविंग फाउंडेशन लर्निंग स्किल्स बाय क्लास 3। क्लास 3 तक आपकी जो फाउंडेशन है वो बहुत अच्छी से अचीव हो जाए। ठीक, इसके बारे में भी आपको आगे ना मैंने चार्ट के थ्रू समझा रखा है, फाउंडेशनल क्या है और बाकी चीज़ें क्या है, अभी आगे आएगा वो देख लेंगे। अगला क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोग्राम्स। जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं वो पहले रिजिड होते थे, तो उसके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी आए, ये पॉइंट रखा गया है। अगला क्या है, टू प्रमोट टैलेंट, इंटरेस्ट
एंड एबिलिटी टू चूज इन लर्नर्स, मतलब कि जो एक लर्नर के अंदर एबिलिटी है, कोई टैलेंट है उसके अंदर, उसका इंटरेस्ट बनाओ चीज़ों में और उसको इस लायक कर दो कि वो अपने आप एबिलिटी हो जाए उसके अंदर कि वो चीज़ों को चूज कर सके। क्लियर। अगला पॉइंट क्या है, टू एंश्योर द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ ऑल नॉलेज टुगेदर, मतलब कि जितनी भी सारी नॉलेज है उसको टुगेदर लेके आए, इकट्ठा करें सब चीज़ों को। पहले क्या था, अलग अलग चीज़ों की अलग अलग चीज़ें होती थी, तो उनको क्या किया, इकट्ठा लाओ, उनको एक साथ कर दिया जाए। अगला है कनेक्शन ऑफ वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स इन करिकुलम, मतलब आपके जो वोकेशनल कोर्स थे और आपकी जो स्ट्रीम्स हैं उनको मिक्स कर दो, जो आपके करिकुलम के वोकेशनल कोर्सेज थे और करिकुलम के और चीज़ें थी उन सबको मिक्स कर दो। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे कॉलेज में क्या होने लगी थी चीज़ें, कि हमारे कॉलेज में हमारी पढ़ाई चल रही थी, पढ़ाई के साथ साथ हम क्या करते थे, यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते थे। तो ये क्या है, करिकुलम एक्टिविटीज़ के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, तो उनको मिक्स करने की बात भी यहाँ पे कही गई है। क्लियर। अगला क्या है, क्वालिटीज नॉर्म विल बी सेम फॉर ऑल नॉट अकॉर्डिंग टू ओनरशिप। देखिए पहले क्या होता था, हर एक यूनिवर्सिटी के अलग अलग रूल्स निकलते थे, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जो भी हमारी क्वालिटी के नॉर्म्स हैं, मतलब जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, जो हमारी क्वालिटीज़ हैं, वो हमारे जो भी नॉर्म्स होंगे वो सभी के लिए एक जैसे होने चाहिए, सबके लिए अलग अलग नहीं होने चाहिए। क्लियर। ये बेसिक प्रिंसिपल्स है। आगे देखते हैं और कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पे। देखिए आगे क्या है, एम्फेसिस ऑन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नॉट स्पून फीडिंग। क्या बात की गई है कि यहाँ पे हमारी कोशिश है कि बच्चों को हम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दें, मतलब उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, ना कि स्पून फीडिंग करें। रट्टाफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, बच्चों को आराम से चीज़ समझ आए, है ना, इस चीज़ को फोकस किया गया है। और टू चीज़ एथिक्स, ह्यूमन और कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू, मतलब कि जो हमारी एथिक्स है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू है, जो हमारी ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, वो सारी चीज़ें हम बच्चों को सिखाएं, ये सारे इसके फोकस है। उसके अलावा अगला क्या है, प्रमोट मल्टी लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी। जो हमारे मल्टी लिंग्विस्टिक प्रोग्राम है उसको प्रमोट करें। मल्टी लिंग्विस्टिक समझते हैं ना, अलग अलग लैंग्वेज के प्रोग्राम्स हैं, उनको प्रमोट किया जाए, लोगों के अंदर इंटीग्रिटी है, लोग मिलके काम करें, बच्चे अपना फोकस करें, ये ना हो कि ये अलग है ये अलग है, सब मिलके काम करें। क्लियर। उसके अलावा एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारी टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे से यूज़ हो जाए। जैसे कि आपको पता है कोरोना वायरस चल रहा है, तो इसके चक्कर में स्कूल्स कॉलेजेस 31 अगस्त तक अभी बंद रहेंगे, है ना। तो इसका क्या किया गया है, कहीं ना कहीं इस पॉइंट से हम कह सकते हैं कि नई नई जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करें, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हो चाहे डिजिटल क्लासेस हो, उसकी यहाँ पे बात की गई है। आगे आपको और मिलेगा देखने को, ठीक है। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, बच्चे के अंदर एक तरह से रिस्पेक्ट हो, किस चीज़ के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए, मतलब डाइवर्सिटी के लिए उनके अंदर रिस्पेक्ट हो। उसके साथ साथ उनको बराबरी का हक हो कि भाई कोई भी बच्चा छोटा बड़ा नहीं है, सबको बराबर का हक है, ठीक है। इसके अलावा इंक्लूजन चीज़ें, इंक्लूजन आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा आपकी हायर एजुकेशन की बेसिक्स में या फिर टीचिंग के बेसिक्स में। इंक्लूजन का मतलब होता है सबको लेके चलना, चाहे वो रूरल से है, चाहे वो अर्बन से है, चाहे कहीं से भी कोई स्टूडेंट है, उन सबको मिलके लेके आना, इंक्लूसिव एजुकेशन देना, उनको सबको मिलके पढ़ाना। क्लियर। अगला पॉइंट है, टीचर और जो फैकल्टी है उनको एज अ हार्ट माना गया है लर्निंग प्रोसेस का। उन्होंने बोला है जो हमारे टीचर्स होते हैं और जो हमारी फैकल्टीज़ होती हैं वो सारे क्या हैं, वो सारे के सारे एक तरह से हार्ट है किसी भी एजुकेशन के लिए। क्लियर। और क्या क्या पॉइंट्स है देख लेते हैं। ये लास्ट प्रिंसिपल्स हैं जो पॉइंट्स हैं इसके। और क्या क्या प्रिंसिपल है जिन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग। इसका ये पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए नाम से पता चल रहा है कि बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी है और क्रिटिकल थिंकिंग है, वो अपना कुछ ना कुछ नया क्रिएट करते रहे, क्योंकि आजकल जो टाइम है वो इनोवेशंस का है ना। और आजकल के जो बच्चे हैं आपने देखा होगा, कभी कभार ऐसा होता होगा कि जो चीज़ आप नहीं कर पाते मोबाइल से वो बच्चे कर लेते हैं, तो इसको क्या बोला गया है, एक तरह से उनकी क्रिएटिविटी पर ध्यान दिया जाए, है ना, ताकि वो लॉजिकल डिसीजंस ले सकें और इनोवेशंस को ले सकें। वही बात मैंने अभी आपको बताई, ठीक। अगला क्या है, सब्सटेनियल इन्वेस्टमेंट इन अ स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट पब्लिक एजुकेशन सिस्टम, यानी कि सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट करें। किस चीज़ में हमें इन्वेस्ट करना है, हमें इन्वेस्ट करना है पब्लिक एजुकेशन सिस्टम में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव हो सके। इसके अलावा एक पॉइंट और है कि फॉरेन करेंसी जो है, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो भी हमारे देश में आए और वो भी अपना यहाँ पे ओपन करें, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना वो और ज़्यादा अचीव कर सकें, फॉरेन यूनिवर्सिटी से सीख के उनकी यहाँ पे ब्रांचेस खुले। एक ये पॉइंट भी है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टी डिसिप्लिनरी इन एजुकेशन सिस्टम, मतलब मल्टी डिसिप्लिन्स लेके आए। ये बात मैंने पहले भी बताई थी। देखो लास्ट टाइम हमने जो वीडियो देखी थी ना, अगर आपको याद हो, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो तो आप देखना कुछ रिकमेंडेशन ऐसी थी वो सारी अब फॉलो की जा रही हैं। तो वो बातें हालांकि तब की गई थी लेकिन वो अभी भी फॉलो हो जा रही है। तो उनमें से एक बात यही थी मल्टी डिसिप्लिनरी के अलग अलग डिसिप्लिन्स हो कॉलेजेस में, है ना, सारे डिसिप्लिन्स को एक कर दें, जैसे कि मिक्सचर ऑफ साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ और स्पोर्ट्स, सबको एक साथ कर दिया ताकि बच्चा पूरा ओवरऑल डेवलप हो जाए, ठीक। अगला क्या है, लाइट बट टाइट,
रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है, देखिए लाइट किस चीज़ में बोला गया है? इनोवेशंस के लिए, कि हाँ बच्चे इनोवेट करें, बच्चे अपने अपने आइडियाज शेयर करें, अपना अपना इनिशिएटिव शेयर करें, तो वो आपका आगे लाइट। बट टाइट में क्या है? बट टाइट में आप अगला पॉइंट देख सकते हैं, ऑडिट एंड पब्लिक डिस्क्लोजर। क्या करना है आपको? जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उसकी ऑडिटिंग होगी। ऑडिटिंग समझते हैं ना आप? ऑडिट मतलब होता है उसको चेक किया जाएगा, ठीक, और पब्लिक में डिस्क्लोज किया जाएगा। अगर कुछ भी वो छुपा रहे हैं तो वो चीज़ उनको पब्लिकली डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। ये सारे प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। आगे देखते हैं। उम्मीद करते हैं देखिए अभी अब तक आपको सब समझ आया होगा। अब जो हम बात करने वाले हैं, अब बात करने वाले हैं हम 3 पॉइंट्स की, जो मैंने आपको बताए थे, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और अदर मेजर्स। देखिए ये वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी बने, लेकिन मेरा मन है कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट एक बार में ही समझ आ जाए। तो देखिए स्कूल एजुकेशन शुरू करते हैं। स्कूल एजुकेशन अंडर NEP 2020। देखिए यहाँ पे ना एकेडमिक स्ट्रक्चर को नया बनाया गया। किस तरह से नया बनाया गया एकेडमिक स्ट्रक्चर को, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 4 चीज़ों में डिवाइड कर दिया गया, फाउंडेशनल, ठीक है, फिर प्रिपरेटरी, फिर मिडल और फिर सेकेंडरी। जो हमारा फाउंडेशनल है उसमें बोला गया 5 साल, जो हमारा उससे अगला लेवल है उसमें 3 साल रखे गए हैं, उससे जो अगला लेवल है मिडल का उसमें भी 3 साल है, और जो लास्ट लेवल है उसमें 4 साल है। अब ये क्या है, कैसे है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैंने आपको समझाया हुआ है। देखो पहला जो है फाउंडेशनल 5 साल, तो 5 साल किस तरह से डिवाइड हुए पड़े, देखो यहाँ पे आपको मिलेगा देखने को। प्राइमरी क्लास जो है प्री प्राइमरी 3 साल की हो, ऊपर दिख रहा है ना आपको, 3 साल की प्री प्राइमरी, और उसके साथ साथ क्लास फर्स्ट और सेकेंड, तो 3 साल की प्री प्राइमरी होगी, उसके बाद फर्स्ट सेकेंड होगी, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, 5 साल कंप्लीट। और इसको किस एज के लिए सूट किया गया, कौन सी एज के बच्चे आ सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, 3 साल से लेकर 8 साल की, ठीक है। जब पहले क्या होता था, कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को 5 साल की उम्र में भेजते थे स्कूल में, कुछ 3 साल में भेज देते थे। इस वजह से क्या होता था, दोनों में थोड़ा डिफरेंस रहता था। तो उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा एक तरीके से डिक्लेयर कर दिया, एक तरह से आपके सामने पेश कर दिया, क्या कि 3 साल से लेकर 8 साल तक के जो बच्चे हैं वो प्री प्राइमरी और क्लास 1-2 में आएंगे, जो हमारा फाउंडेशनल ईयर में आएगा। क्लियर। दूसरा पॉइंट है प्रिपरेटरी। प्रिपरेटरी में क्या आएंगे, 3rd क्लास से लेकर 5th क्लास तक के बच्चे, 3rd, 4th, 5th, 3 साल यहाँ पे कवर होंगे। और यहाँ पे एज डिफाइन कर रखी है कि किस एज के बच्चे हो सकते हैं, 8 साल से लेकर 11 साल तक। क्लियर। तो तीसरा लेवल है हमारा मिडल। मिडल में क्या है, मिडल में 3 साल की बात की गई है, और बात की गई है 6th क्लास से 8th क्लास तक की, मतलब उससे आगे। और बच्चों की उम्र कितनी होगी इस टाइम, 11 ईयर से 14 ईयर्स। ये मैंने आपको चार्ट के थ्रू इसलिए समझाया ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ये चार्ट आप माइंड में जब रखेंगे, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ इमेजेस से पढ़ते हैं, इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, हालांकि कोई भी चीज़ अगर आप इमेजेस से पढ़ते हो तो आपको माइंड में वो ज़्यादा टाइम के लिए रहती है, बजाय उसके जो आप रिटर्न में पढ़ते हैं, है ना। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट आपको देखिए ऊपर दिख रहा होगा, सेकेंडरी एजुकेशन में 4 साल की बात की गई है, 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक, जो कि 14 साल से 18 साल की उम्र के बच्चे होंगे। क्लियर। ये चार्ट आप अपने माइंड में रख लीजिएगा, पूरा स्टेप वाइज है, 1, 1st, 2nd, 3rd, 4th, इस तरह से मैंने यहाँ पे आपको समझाया। इसके अलावा और भी स्कूल एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं पॉइंट्स की। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट वही है जो अभी हमने डायग्राम में देखा, कॉन्सेप्ट ऑफ 5 + 3 + 3 + 4, ठीक है। 5 + 3 + 3 + 4, यही तो आपने देखा अभी। आप देखना चाहे दोबारा देख सकते हो उस डायग्राम को। देखो क्या था, पहले 5 साल होंगे, फिर उसके बाद 3 साल होंगे, फिर अगले 3 साल और फिर 4 साल। इस तरह से पूरी एजुकेशन जो है स्कूल की उसको बांटा गया है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ ECCE। ये क्या है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है एब्रीविएशंस के रूप में। क्या है ये एब्रीविएशंस के रूप में, देखिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। मतलब कि जो हम कभी कभार क्या करते हैं, हमारे जो चाइल्ड है उनको हम स्टार्टिंग से पढ़ा लेते हैं, तो अर्ली चाइल्डहुड में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी केयर की जाए, एजुकेशन की भी और उनकी भी। क्लियर। अगला पॉइंट है नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। जो हमारी फाउंडेशनल लिटरेसी है और न्यूमरेसी है उसके लिए नेशनल मिशंस बनाए गए। इसके अलावा और क्या है, इंटीग्रेट स्किल्स, मैथमेटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक टेम्पर। कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर स्किल्स देखी जाए और मैथमेटिकल थिंकिंग उनको बनाया जाए इस एबल कि वो मैथमेटिकली चीज़ों को सॉल्व कर सके, चाहे वो वैदिक मैथ के थ्रू किया जाए, चाहे वो कैसे किया जाए वो ऑप्शनल है। उसके बाद लिटरेसी के बाद आपका न्यूमरेसी के ऊपर बात की जाएगी। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होने चाहिए स्कूल एजुकेशन के लिए अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अगला पॉइंट क्या है, नो सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स, साइंस, करिकुलम और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़। ये पॉइंट हमने अभी लास्ट में पढ़ा था, जो इसके प्रिंसिपल से वही वाला पॉइंट यहाँ पे आया है स्कूल एजुकेशन के लिए। क्या कि जो हमारी आर्ट्स है और साइंस है उसके बीच में कोई सेपरेशन ना हो, ठीक। उसके अलावा जो हमारी करिकुलम एक्टिविटीज़ है और जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है वो दोनों का मिक्सचर चले, है ना।
उसके अलावा कनेक्शन ऑफ वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम इन करिकुलम। दूसरा पॉइंट ये बोला गया वोकेशनल चीज़ों को और करिकुलम को साथ साथ करके रखना। जैसे मैंने आपको बताया था म्यूज़िक हो गया, या म्यूज़िक की क्लास दे दो बच्चों को, ठीक है। म्यूज़िक के अलावा आप और चीज़ों में सीख सकते हो, तबला बजाना सीख लिया किसी बच्चे ने, या फिर किसी बच्चे को अंदर सीखने की इच्छा है गिटार कैसे बजता है, तो ये सारे वोकेशनल कोर्स हो गए। उनके साथ साथ उसके एकेडमिक कोर्स भी अच्छा हो जाए। क्लियर। लास्ट पॉइंट है इसका यहाँ पे वोकेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड। जो ये वोकेशनलाइजेशन की बात की गई है तो कब से बोली गई है कि 6th क्लास में बच्चा इतना थोड़ा सा समझदार हो जाता है कि उसको कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट की चीज़ें पसंद आती हैं, लाइक गिटार बजाना उसे पसंद आएगा या कुछ भी है, तो ये वहाँ से शुरू कर दिया। वो आपके ऊपर आप कब दिलाएंगे, लेकिन इन्होंने 6th क्लास से शुरू करने की बात कही है। आगे देखते हैं, आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक, क्या है, न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर ECE यानी अर्ली चाइल्ड एजुकेशन। इनके लिए न्यू नेशनल करिकुलम्स बनाए जाएंगे। साथ में स्कूल और टीचर और अडल्ट एजुकेशन को अलग अलग टाइम दिया जाए, अलग अलग उन पर स्पेशली ध्यान दिया जाए। उसके अलावा जो भी हमारे बोर्ड एग्जाम होते हैं वो किस पे बेस्ड हो, वो पूरी की पूरी नॉलेज पे बेस्ड हो, रट्टाफिकेशन पे बेस्ड ना हो। अगला पॉइंट, मीडियम ऑफ स्टडी टिल 5th क्लास इज़ लोकल लैंग्वेज, होम लैंग्वेज, या फिर आप कह लो रीजनल लैंग्वेज। मतलब 5th क्लास तक कोई भी लैंग्वेज आप बच्चा यूज़ कर सकता है, आपके अकॉर्डिंग हो सकता है। इसको ना 5th यहाँ पे लिखा है और इसको आप यहाँ पे लिख लेना एक पॉइंट, 8th क्लास तक भी बोला है उन्होंने कि आप इसे 8th क्लास तक ले जा सकते हैं। 5th क्लास से लेकर 8th क्लास तक के बीच में भी हम इसको रख सकते हैं कि बच्चा लोकल लैंग्वेज में पढ़ सकता है। क्लियर। अगला क्या है, 360 डिग्री हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड या प्रोग्रेस कार्ड। आपने देखा होगा बचपन में हमारी रिपोर्ट कार्ड्स आती थी जब हम स्कूल्स में पढ़ते थे, है ना, तो आजकल उसको ही प्रोग्रेस कार्ड बोल दिया। तो उसी के लिए बात की गई है कि 360 डिग्री हो। 360 डिग्री मतलब चारों तरफ से हम देखें कि जो बच्चा है वो डेवलप कर रहा है कि नहीं कर रहा, ओवरऑल देखें उसको, होलिस्टिक व्यू देखें, ठीक है, पूरी चारों तरफ से उसे हमें देखना है। अगला है नेशनल असेसमेंट सेंटर्स, परख। परख नाम से नेशनल असेसमेंट सेंटर्स बनाए जाए जो क्या करेंगे, असेस करेंगे, चीज़ों को परखेंगे, इसलिए उसका नाम परख भी कह सकते हैं और इसकी फुल फॉर्म भी आपको मिल जाएगी। आगे क्या है, NTA ऑफर्स CEE कॉमन एंट्रेंस एग्जाम दिए जाएंगे, किसके द्वारा, NTA द्वारा। अभी NTA क्या क्या कंडक्ट करती है आपको पता होगा, नीट का एग्जाम कंडक्ट करती है, UGC नेट का एग्जाम कंडक्ट करती है, तो उसी को एक ऑफर दिया जा रहा है, उसी के ऊपर एक बात की जा रही है कि वो कंडक्ट करे एक ऐसा टेस्ट जो हायर एजुकेशन में बच्चों को जाने में हेल्प करे, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन इन हायर एजुकेशन। क्लियर। देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई थी, इसीलिए इसको मैंने 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया है। आज पहला पार्ट हमारा यहीं पे ख़त्म होता है जिसमें हमने स्कूल एजुकेशन को कवर कर दिया है। कल आपको इसका दूसरा पार्ट मिल जाएगा जिसमें हम बचा हुआ पार्ट करेंगे, कौन कौन सा, हायर एजुकेशन हो गया, है ना, हायर एजुकेशन के बाद अदर मेजर की पॉइंट्स हो गए और टारगेट्स हो गए। क्योंकि मेरा मानना है कहीं ना कहीं अगर आपको देखिए सारा एक साथ पढ़ा दी जाए तो मेरी तरफ से तो काम हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को समझ में क्या पता ना आए, है ना, तो थोड़ा थोड़ा करके करते हैं वो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसका आज पहला पार्ट हम यहीं तक करते हैं, कल आपको दूसरा पार्ट इसका मिल जाएगा। ठीक, चलिए, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस नॉलेज को पा सके। मिलते हैं कल पार्ट 2 के साथ। थैंक यू।